दोनों हाथों को जोड़ें महाराज श्री के पावन श्री चरणों में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपन चलते हैं संकट समाधान के सत्र में। प्रथम प्रश्न आज व्यवहारी से अपने बीच में पूरी समाज के साथ अमृतलाल जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। परम पूज्य संकट समाधान प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजमान प्रसाद सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज एवं शीतल सागर जी महाराज, छुल्लक सभी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम जैन समाज व्यवहारी वालों की यह इच्छा है कि आपका सत्संग चरण अक्षय क्षेत्र मऊ में पड़े, जिससे उस अक्षय क्षेत्र का जो वास्तविक रूप है वो सामने आए और पूरे देश विदेशों में भी उसका प्रसार हो सके। इसी संबंध में एक शंका है। अपने बघेल खंड के एकमात्र अतिशय क्षेत्र शांत्योदय मऊ के अतिशय को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। यह अतिशय क्षेत्र है, 2000 साल पुराना, माने वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र था। यहाँ 24 टीले मौजूद हैं आज भी। नमोस्तु भगवान। देखिए, जिस व्यवहारी और मऊ की बात आपने की है, मैं समझता हूँ वो कोई साधारण स्थान नहीं है। वह हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ कलचुरी कालीन और गुप्त कालीन जिन प्रतिमाएं उपलब्ध है, प्रतिमाएं नहीं, प्रतिमाओं का अंबार लगा है। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ से अभी आप लोगों ने भूगर्भ से अनेक जिन प्रतिमाएं, कितनी, लगभग 10 जिन प्रतिमाएं और बड़े अतिशय के साथ प्रकट हुई। मुझे ये पता है कि सतना में विराजमान शांतिनाथ भगवान उसी व्यवहारी के वंश से 90 साल पहले गई थी महाराज जी। तो व्यवहारी जैन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। निश्चित गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिला है और अब उसका अभ्युदय काल आ गया है, ऐसा समझना चाहिए। ये समय आप सबका आ रहा है। आप लोगों ने काम शुरू किया है। आपको चाहिए कि जन जन तक उसकी वास्तविकता का परिचय कराएं, उस क्षेत्र के व्यापक विकास की ठोस कार्य योजना बनाएं। आप लोगों ने मुझसे भी निवेदन किया है, मैं सोच रहा हूँ, गुरुदेव ने उसका नाम शांतोदय दिया है। हम इस शांतोदय का सार्वभौमिक प्रसार करें, ऐसा स्वरूप प्रदान करें जिससे कि वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शांति की अनुभूति हो। भूमि और भूमिका आप लोगों ने बना ली है, समय का इंतजार कीजिए, भावना भाइये, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला प्रश्न कर रहे हैं कोतमा से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी दीपक जी चंदेरिया। मेरे पालनहारे आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के इस युग में व्यापार ऐसा हो गया है कि बिना सेटिंग के, कमीशन से, टैक्स से या ऊपर नीचे, यहाँ से वहाँ से सब करके व्यापार करना पड़ता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा धर्म भी बचा रहे, बोलना चाहिए, या धर्म के साथ साथ हम अपना व्यापार भी कर सके? महाराज मार्गदर्शन करें। देखो भाई, व्यापार में झूठ चलेगा, पर झूठ का व्यापार नहीं होना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, व्यापार में झूठ सब बोलते हैं, वो चल सकता है, लेकिन झूठ का व्यापार कभी नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसे देखना है कि हमारे तिकड़म का लेवल क्या है। थोड़ा बहुत गुना भाग लगा रहे हैं कि कोरे गुना भाग में ही लगे हुए हैं। नैतिकता और प्रामाणिकता को साथ लेकर के चलना चाहिए। यदि हमारे जीवन में अनैतिकता है और अप्रामाणिकता है तो ये सुसंगत नहीं है। हमारी संस्कृति में अर्थोपार्जन की छूट दी गई,
और ये कहा गया कि प्रत्येक गृहस्थ को अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, लेकिन एक सीमा में बांध कर कहा गया कि तुम अर्थ का उपार्जन मत करना, अर्थ पुरुषार्थ करना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब क्या है? धर्म से जुड़कर धनार्जन करना, धर्म नियंत्रित अर्थ हो, अर्थ पर धर्म का नियंत्रण यानी नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त होकर और हिंसा और क्रूरता से मुक्त होकर व्यापार करो, अन्यथा वो अनर्थ का कारण बनेगा। ये बात सभी को गांठ में बांध कर रखना चाहिए। हमारे द्वारा जोड़ा हुआ धन यहीं छूट जाएगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ पाप भव भव तक पीछे चलता है। तो हम उस पाप से अपने आप को बचाएं। हम खुद देखें कि हमारा लेवल क्या है। पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसे को ही साध्य बना लेना अच्छी बात नहीं है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं मानता हूँ तुमने बहुत साहसपूर्वक ईमानदारी से अपनी बात प्रकट की, और मुझे ये भी पता है कि सब उसी लाइन में हैं, सब एक ही रंग में रंगे हुए लोग हैं। सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आटे में नमक है या नमक में आटा। ये विचार आपको करना है। अपने बीच में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बुडार के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष सभी मुनिश्री के सादर के चरणों में मेरा सादर नमन मैं अपने महाविद्यालय की ओर से नमन करता हूं। मुनि जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा परिसरों में आधुनिकता बढ़ रही है एवं आधुनिक जीवन शैली और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों के प्रभाव के से पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों में शिथिलता भी दिखाई दे रही है। बोलिए, आप बोलिए। ऐसे समय में एक शिक्षक को किस प्रकार आचरण, दृष्टिकोण और शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए ताकि वह छात्रों के बीच नैतिकता, आत्मसंयम, आध्यात्मिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सके? श्री चरण। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। जहाँ तक आधुनिकता का असर केवल शिक्षण परिसर में नहीं, पूरी समाज में उपभोक्तावादी मानसिकता पूरी समाज पर हावी हो रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कुएं में ही भांग पड़ी। इससे न केवल परिसर अपितु शिक्षक भी अप्रभावित नहीं है। जब समाज में इस तरह से परिवर्तन आता है, चूंकि आप समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, इस बात को भली भांति जानते भी होंगे कि जब समाज में व्यापक परिवर्तन आता है तो हमें कुछ परिवर्तनों को स्वीकार भी करना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूंगा कि आधुनिकता को कोसने से कोई लाभ नहीं है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। आधुनिकता को कोसने की जगह उसे स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन मौलिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता को अपनाते हैं तो वो हमें प्रगतिशील बनाएगी, लेकिन आधुनिकता के नाम पर हम अपनी मौलिकता को खो देंगे तो विनाश होगा। मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता को स्वीकारना बदलाव है, और मौलिकता को खोकर आधुनिकता को अपनाना भटकाव है। बदलाव स्वीकार है, भटकाव नहीं। समझ गए?
तो हमें ये देखना है कि ये बदलाव है या भटकाव। हम लोग नई पीढ़ी को कहते बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। समय के अनुरूप तो चलना ही पड़ेगा। अब तो आप एआई के युग में जी रहे हैं। समाज शास्त्र का आपको तो पूर्ण ज्ञान है। आप देखते हैं कि हमारे यहां दो तरह के मूल्य है, एक सामयिक मूल्य और एक शाश्वत मूल्य है। सामयिक मूल्य सदैव बदलते रहते हैं, पर शाश्वत मूल्य स्थायी होते हैं। आधुनिकता से यदि परिवर्तन है तो केवल सामयिक मूल्यों का परिवर्तन स्वीकार होना चाहिए। शाश्वत मूल्य हमारी मौलिक पहचान है, वो अखंडित बनी रहना चाहिए, उसे खंडित ना होने दें। और इसके लिए एक ही काम करना है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा की पुनर्प्रतिष्ठा। बच्चे बच्चे के हृदय में वो सांस्कृतिक निष्ठा जगाए और हम खुद संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने, ताकि अब संस्कृतियां हम पर हावी ना हो। कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। एक जमाना जब हमारे पहनाव में बदलाव आया था, तो उस समय हमारे यहाँ के परंपरागत धोती कुर्ता को छोड़कर जब कोई सूट पैंट पहनकर आता था तो लोग उसे एकदम अलग नजर से देखते थे, है ना। लेकिन आज हम देखते कि भले व्यक्ति के पहनाव में परिवर्तन है, पर भाव में वही स्थिरता है, तो हमें लगता है ये परिवर्तन कोई बुरा नहीं है ना। परिवर्तन दिख रहा है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आधुनिक होता है तो आधुनिक होना बुरा नहीं है। मौलिकता को बचा के रखना है, सांस्कृतिक निष्ठा के साथ चलना है, बदलाव आएगा। मिजोरम से संजीव जी, रानी जी, सुबी, कार्तिक जैन, सूर्यनगर मिजोरम, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे पारस जी जैन, लंदन निवासी। समस्त मुनि गणों के चरणों में नमोस्तु। जब आज की शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं, तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में कंपैटिबिलिटी, आपसी समझ, समान विचारधारा और जीवन दृष्टि से अधिक कुंडली मिलान को प्राथमिकता क्यों दी जाती है महाराज जी? देखिए, लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बुरा नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सोच भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने आप को सब कुछ मान लेने का भ्रम अच्छी बात नहीं है। समझ गए। हमारे यहाँ की लड़कियाँ आज नहीं, पुरातन काल में भी बहुत पढ़ी लिखी होती थी। कालिदास को बोध देने वाली सरस्वती उससे ज़्यादा ज्ञान रखती थी। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में स्त्रियां कम पढ़ी लिखी नहीं होती थी। पुरातन काल में अनेक स्त्रियों ने बड़े बड़े शास्त्रार्थ जीते हैं, ये इतिहास बताता है। हमारा इतिहास ये भी बताता है कि स्त्रियों ने अनेक प्रकार का रण कौशल भी दिखाया है, युद्ध में भी जीते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश की एक संस्कृति रही है कि स्त्री हमेशा पुरुष के साथ खड़े रहे। अभी 2 दिन पहले एक जज साहब आए थे, उन्होंने बातचीत में एक बहुत गहरी बात कही और उन्होंने कहा, महाराज जी, स्त्रियों को पुरुष के साथ खड़े रहने की बात की जाती है हमारे शास्त्रों में, और आज स्त्रियां पुरुष के साथ खड़े ना होकर पुरुष के सामने खड़े होने लगी है। समझ रहे बात को? बहुत बड़ा गहरा संदेश है इसमें। साथ खड़े होने पर प्रेरक बनते हैं, पूरक बनते हैं, और सामने खड़े होने पर प्रतियोगी बन जाते हैं। तो फिर प्रेम कैसे बनेगा? समझ गए? इसलिए मानसिकता बदलनी चाहिए। आज विवाह है पर विवाद ज्यादा, निर्वाह कठिन हो रहा है।
उसकी मूल वजह क्या है? इस पर आज की पढ़ी लिखी युवतियों को समझना चाहिए। वो इस चीज को अपने मानस से हटाए कि पढ़ लिख कर केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना ही सब कुछ है। ये भ्रम है। हमारे जीवन में केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। जीवन को सब ओर से समर्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और वह तभी होगा जब परिवार एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके चलेगा। जहाँ तक कुंडली मिलाने का सवाल है, मैं कभी कुंडली की बात नहीं करता, न मैं कुंडली का पक्षधर हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कुंडली मिले या न मिले, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। समझ गया? और एक दूसरी बात मैं कहता हूँ जो आप लोगों के चिंतन के लिए है। हमारे समाज के पुरानी पीढ़ी के लोग, बहुत सारे ऐसे स्त्री पुरुष हो सकते हैं इस सभा में भी बैठे हों, जिनने एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा और विवाह हो गया है। कोई ऐसा? देखो 2 3 4 5 6 7 8 हाथ उठ गए। देखो और थोड़ा सा उठा भाई, दिखाओ तो कितने हाथ उठ गए जिनने एक दूसरे को देखा नहीं और इनके विवाह हो गए। और अच्छी निभ रही है? निभ रही कि नहीं निभ रही? बोलो। हाँ, उपाध्याय जी भी उठा रहे, बता रहे, बिना देखे किया था। दिखा दो, उठाओ एक बार हाथ, है ना? निभी कि नहीं निभी? और आज जो आपस में देख करके कर रहे हैं उनका देखो कितना रेशियो है। तो यही बता रहा है कि आपके पढ़े लिखे होने के बाद के चुनाव का स्तर क्या है। ध्यान रखना, पढ़ा लिखा होना अलग बात है और समझदार होना अलग बात है। पढ़ना लिखना पुस्तकों से और शिक्षा केंद्रों से होता है, पर समझ जीवन के अनुभव से आता है। वो हर किसी के अंदर नहीं होता। इसलिए अपनी अपेक्षा अपने माता पिता के अनुभवों को हमें प्रमुखता देना चाहिए। पारस जी जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लंदन निवासी। नमोस्तु महाराज जी। जैसा बताया कि मैं अभी लंदन में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, और मेरे मन में एक प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन के निर्माण के पश्चात उसमें लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, तो क्या वैसे ही कुछ अपडेट्स या चेंजेस हमारे धर्म के नियमों एवं पद्धतियों में भी हमें लगातार चाहिए, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी धर्म की और अपनी लाइफ स्टाइल और सोच के साथ धर्म के साथ एक बेहतर सामंजस्य बना सके? बिल्कुल सही है। तुम्हारे सवाल का वही उत्तर है जो अभी मैंने प्रोफेसर साहब के सवाल के उत्तर में दिया। धर्म हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करने की प्रेरणा दी गई। ये आप लोगों के लिए नहीं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हम मुनियों के लिए भी कहा गया है कि चरदु चरियम दब्बम खेतम कालम भावम च नाउन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए तुम अपनी चर्या करना। लेकिन चूंकि आप एक इंजीनियर हो, आपको आपकी भाषा में बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, आप जब अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं? उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन करते हैं कि मूल स्वरूप को निखारते हैं? निखारते हैं। तो जो व्यवस्था, जो सिस्टम तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ है, वही सिस्टम धर्म के साथ है। समय काल के अनुरूप आंशिक परिवर्तन करो, लेकिन मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए करो। मूलभूत धर्म के जो नियम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समय अनुरूप आंशिक परिवर्तन स्वीकार। धन्यवाद महाराज। आचार्य श्री विद्यासागर पाठ, यहाँ विद्यालय के परिवार के सभी लोग, प्रियंका जैन और सभी, हाँ उनके साथ और सभी शिक्षक गण भी हो जाएं। वे एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लें। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, चूँकि हम शिक्षा क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लगभग 30 वर्ष हो रहा है, तो मेरा भी प्रश्न उसी क्षेत्र से ही है कि भारतवर्ष ने बहुत से वैज्ञानिक विश्व को दिए हैं, आर्यभट्ट, सीवी रमन और बहुत से, लेकिन अब शिक्षा पद्धति या शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए केवल एक अच्छी जॉब बनकर रह गया है।
तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विद्यालय स्तर में क्या सुधार किए जाने चाहिए जिससे हम पुनः वैज्ञानिक श्रेणी के विद्यार्थियों को भारत से इस दे विषय सकें? में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए हैं और मेरे अपने कोई विचार नहीं, मैंने गुरुदेव के विचारों को ही प्रकट किया है। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि वही शिक्षा कल्याणकारी है जो हमारे कला और गुणों का विकास करे। हमारी जो भारत की शिक्षा की मूलभूत अवधारणा थी वो वही थी, जिसमें व्यक्ति के कला गुणों को विकसित किया जाता था। भारत सरकार ने उसे ही नए शब्दों में कौशल विकास के रूप में स्वीकार किया। गुरुदेव के इस विचारधारा को नई शिक्षा नीति में समायोजित भी किया गया। पुराने जमाने में हमारे यहाँ हर कोई पढ़ता था, अध्ययन करता था और अध्ययन करके वो स्वरोजगार अपनाता था, उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो खुद में इतना कला गुणों से संपन्न हो जाता था कि अपने साथ चार का पेट भरने में समर्थ होता था। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई कि केवल लर्निंग और अर्निंग की बात है और डिग्रियां आ गई। ये अंग्रेज़ों की चाल थी, उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी तो उनने वो शिक्षा की पद्धति विकसित की जिससे पढ़ लिख कर उनको बाबू मिल जाए और हमने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया और लोगों का एक लक्ष्य बन गया, एक अदद नौकरी। लेकिन तब बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है जब पटवारी और प्यून के नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर और इंजीनियर अप्लाई कर देते हैं तो लगता है इन डिग्रियों का क्या मतलब। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार, अपना पेट भरने में भी असमर्थ हो रहे हैं, तो इस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। इसके संदर्भ में आपने पूछा अभिभावकों और शिक्षकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। मैं इसमें अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों के संदर्भ में मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो आजकल ट्रेंड बन पड़ा है कि हर कोई मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, उसमें भी IITN बनाना है या MBA कराना है या CA बनाना है, धारणा छोड़ दीजिए। मुझे अपनी संतान को सुशिक्षित करना है, ऐसी शिक्षा देना जिससे वो अपने पांवों पे खड़ा हो सके। शिक्षकों को भी चाहिए, अब शिक्षक तो चूंकि जो पाठ्यक्रम है उससे बंधे हुए, लेकिन उस पाठ्यक्रम को पढ़ाते हुए भी साथ में वो उनको संस्कारों से जोड़ सकते हैं। बच्चों को खुद दूसरों की होड़ से बचना चाहिए। आज बच्चे देखते मेरा मित्र क्या कर रहा है, वो मुझे वही कोर्स करना, वो कहाँ एडमिशन ले रहा है वो मुझे करना है। और आजकल शिक्षा एक स्टेटस भी बन गया, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत, उसके बैकग्राउंड को अनदेखा करके बाहर भेजने का चलन आ गया, जबकि आज हर जगह शिक्षा अच्छे से सुलभ है। तो ये सारा ट्रेंड बदलना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। अभिभावकों को बच्चे की योग्यता देखते हुए उसे अवसर देना चाहिए। बच्चों को अपने विषय के चयन के पूर्व 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी बैकग्राउंड कैसा है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ या मेरे पास में कोई इस तरह का व्यापारिक बैकग्राउंड नहीं है, इसे देखना चाहिए। दूसरी बात, खुद की रुचि, मेरी रुचि किस में, जिस विषय में मेरी रुचि उसको मुझे देखना चाहिए। तीसरी बात, उसके बाद का स्कोप क्या है, और चौथी बात, मेरे पास रिसोर्स क्या है। इन चारों बातों को ध्यान में रखकर यदि कोई बच्चा अपने विषय को चुनता है तो सफल होगा। परिवार को भी उसको इसके साथ प्रमोट करना चाहिए और शिक्षकों को भी बच्चों की इस तरह की काउंसलिंग करनी चाहिए, तो वो पढ़ लिख करके ज़्यादा योग्य बन जाएगा। आज IIT करने के बाद बच्चे कर क्या रहे हैं, जोमेटो जैसे कंपनी में काम करके खाना बेच रहे हैं,
जो एक 12वीं पास बच्चा भी अच्छे से कर सकता है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक IITian है मेरे संपर्क में, जो अमेरिका में काम करके वापस भारत लौटे, अभी काम छोड़ दिया, काम करते हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछा, ये बताओ तुम जो काम करते हो, क्या तुम 12th पास होते तो नहीं कर पाते क्या? बोले महाराज इससे अच्छा कर पाता। तो ये डिग्री अब बिग जीरो बनते जा रही है। एक्सपीरियंस ज़्यादा अर्थपूर्ण है। समाज का और सरकार का बहुत बड़ा संसाधन इसमें खप रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो काम एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता, उस काम के लिए इतनी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति को लगाने का क्या औचित्य है? सरकार कौशल विकास पर बहुत जोर दे रही है, हम भी इस पर ध्यान दें, परिणाम आए। गंगाराम जी शुक्ला, शिक्षक इसी विद्यालय के, और उसके एक बात छोटी सी और कहना चाहूँगा कि समाजजनों ने, सभी ने गुरु संघ को हमारे यहाँ ठहरने के लिए हमें सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुदेव, आपके चरण पड़ते ही हमारे बचपन की दोनों ब्रांचों को बेस्ट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश के लिए चुना गया है इस वर्ष, लगातार 4थी बार। बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ इस रूप में। नमोस्तु गुरुवर। गंगाराम जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में मुद्रिका प्रसाद सिंह जी। गुरु चरणों में मेरा सत सत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया है, पर मनुष्य की पारिवारिक व्यस्तता, कार्यक्षेत्र की व्यस्तता और सामाजिक व्यस्तता, इन सभी व्यस्तताओं के बावजूद भी वो परमपिता परमेश्वर ईश्वर को कैसे प्राप्त करे या उनके लिए अधिक से अधिक समय कैसे निकालें? देखिए, व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं होती। हम व्यस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अस्त व्यस्त ना हो। आज लोग व्यस्त कम, अस्त व्यस्त ज़्यादा है। चाहे कितनी व्यस्तता हो, हमारी प्राथमिकताएं ठीक होनी चाहिए। अगर सच्चे अर्थों में कोई धर्मी गृहस्थ है तो उसका धार्मिक क्रियाकलाप उसकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर होगा। वो अपने अवसर और अनुकूलता के अनुसार अपने धार्मिक क्रियाओं के स्वरूप में परिवर्तन करेगा, लेकिन धार्मिक क्रियाओं को गौण नहीं करेगा। तो मैं यही कहूँगा, अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रखिए ताकि रास्ता अच्छा। मुद्रिका प्रसाद सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर शहडोल, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हाँ, मैं चाहूँगा कि मुद्रिका प्रसाद सिंह जी जो डिप्टी कमिश्नर अपने बीच में हैं, कमेटी वहीं पे पहुँच जाए और उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार ताली से उनका वहीं पर सम्मान कर दें। वे अपना प्रश्न जारी रखें। जब तक सवाल कर लीजिए जी। महाराज जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मुझे मिला था। अमरकंटक में जब वो प्रवास में थे, तब मैं उनका, आपके जिससे इस तरह से प्रवचन था, उनके सानिध्य में मेरे को मिला था। और जब वो प्रवास पे रहे तो एक रात उनकी सेवा का भी अवसर हमको मिला था। तो इसके लिए मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आज इस पावन धरा पे आपके श्री चरण यहाँ पे पड़े और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं महाराज जी के बहुत बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। महाराज जी, हम विगत 28 साल से प्रशासनिक सेवा में हैं। मेहनत करके, पढ़ाई करके, हम लोग गांव के हैं महाराज, पढ़ाई करके और नौकरी में आ गए। और हमें इस नौकरी में महाराज जी प्रतिष्ठा भी मिली, सम्मान भी मिला और आलोचना भी सहनी पड़ी। दोनों चीज़ें हमारे इसमें महाराज जी रहीं। अब इसमें कभी कभी मैं देखता हूँ जो अपने पीछे महाराज जी कि हमने नौकरी तो किया, प्रतिष्ठा भी मिली, आलोचना जो भी हुई, लेकिन हम अपने परिवारजनों से थोड़ा दूर हो गए। हम अपने माता पिता की जैसी सेवा करनी चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते। ये हमारे मन में कहीं ना कहीं ये जो है कमी हमें महसूस होती है महाराज जी। तो पहला तो इसमें महाराज जी मेरे को मार्गदर्शन चाहिए। और दूसरा महाराज जी, जो हमारे सेवा का इस समय की जो परिस्थिति है उसमें महाराज जी कैसे हम अपनी शेष सेवा पूरी कर पाएँ,
उसके संबंध में महाराज जी से आशीर्वाद चाहूँगा। गुलाब तभी खिलता है जब उसके साथ कांटे होते हैं, बिना कांटों के गुलाब नहीं खिलता। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जहाँ उसे सफलता मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो आलोचना भी उसे झेलना पड़ता है। आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की रफ्तार के साथ धुआं और धूल भी उड़ेगी। हमारा ध्यान गाड़ी की गति और दिशा पर होना चाहिए, पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं को अनदेखा करना चाहिए। तो उन सब बातों को अनदेखा करें और अपनी गति को नियंत्रित बनाए रखें ताकि गंतव्य तक सकुशल पहुंच सके। आपने लंबी पारी पूरी की, 28 वर्ष का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। आपने कहा कि इस दौर में अपने माता पिता की जैसी सेवा करनी चाहिए, नहीं कर पाए। आपके मन में इस बात का कसक है, मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप में देखता हूँ कि ये कसक तभी है जबकि आपके हृदय में माता पिता या परिवार के प्रति लगाव, जुड़ाव और श्रद्धा है। आजकल तो लोगों को इसका रंच मात्र किसी भी प्रकार का भाव भी नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होते। कई लोग तो मुँह ही मोड़ लेते हैं, भूल जाते हैं। आप कम से कम याद तो कर रहे हैं। आप इस बात को इस रूप में लीजिए कि मैं माता पिता की सेवा भले नहीं कर पाया, पर प्रदेश और देश की सेवा कर पाया, जनता की सेवा कर पाया, अपने दायित्व को निभाते हुए। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनी जा सकती है। माता पिता की सेवा का सवाल जहाँ तक है, तो माता पिता की सेवा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम उनके पास समय बिताएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके हाथ पांव दबाएं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करें। ये बड़ी उथली सेवा है। माता पिता की असली सेवा अपने आचरण और व्यवहार से उनका सुयश बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। यदि आप ये कर रहे हैं तो इसे भी माँ बाप की सेवा समझिए। किसी भी पिता को उस घड़ी बहुत प्रसन्नता होती है जब उसके सामने लोग उसके पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगर आपकी प्रशंसा आपके माँ बाप के पास पहुँचती होगी तो निश्चित रूप से उनको हार्दिक प्रसन्नता होगी, और वो प्रसन्नता अगर आपने उन्हें दी है तो यह उनकी सेवा है, ऐसा मान लीजिए। अब 28 साल तो हो गए, 2-4 बरस और बचे होंगे। तय कर लीजिए कि सेवा निवृत्ति के बाद मैं केवल सेवा के लिए निवृत्ति रखूँगा, तो सब भरपाई हो सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और चलते हैं प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में। गुरु प्रसाद से मिला इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसाद, अपनी सहज सरल चर्या से इनका सबके दिलों पर राज, इनका सबका दिलों पर राज। ऐसे परम पूज्य निर्यापट श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाही करने का अवसर प्रदान करें। नमस्ते मुनिश्री। तनाव है क्योंकि भाव ना, सनातन में तनातन है क्योंकि भाव ना। आज सुबह पूज्य श्री के माध्यम से ब्राह्मणवासियों के लिए भाव ना का योग मिला और बन गया भावना योग। कल महाराज श्री आपने कहा था किसी की लुटिया डूब जाती है, किसी की लाटरी फंस जाती है। बुरा वक्त सब पर आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, निखर जाता है। इस बिखरने और निखरने का फैक्टर कैसा क्या होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इंसान इतना बुरा नहीं होता है जितना कि आधार कार्ड में दिखता है। इंसान इतना बुरा नहीं होता है जितना कि आधार कार्ड में दिखता है, और इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना कि व्हाट्सएप और फेसबुक में दिखता है। तो बिखरने और संवरने का फैक्टर का मापदंड कैसे निर्धारित करें? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने, एक बार जोरदार कर ध्वनि। इंसान उतना बुरा नहीं जितना कि आधार कार्ड में दिखता है,
और इतना अच्छा भी नहीं जितना कि फेसबुक और व्हाट्सएप में दिखता है। आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ ये सवाल महाराज जी ने अपने लिए नहीं किया है, ये सवाल आप लोगों के लिए किया है, मेरे माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। बिखरने और संवरने का मापदंड क्या है, कौन सा फैक्टर काम करता है? देखिए, जब हम दूसरों को सामने रखते हैं तो हमेशा दोयम रहता है, और जब हम खुद को केंद्र बनाकर करते हैं तो वो असली होता है। मैं इसके संदर्भ में एक ही बात कहूँगा, कांच और सोना दोनों हमारे सामने हो, दोनों पर हथौड़ी का प्रहार हो, कांच बिखर जाता है, सोना निखर जाता है। कांच और सोना दोनों पर हथौड़ी का प्रहार हो, कांच बिखर जाता है, सोना निखर जाता है। जो भीतर से कमजोर है वो बिखरता है, और जो भीतर से मजबूत है वो निखरता है। असली फैक्टर ये है। अपने आप को कांच मत बनाओ, सोना बनने की कोशिश करो। ये बात मानकर चलना, जिस संसार में तुम रह रहे हो इसमें हथौड़ियों के प्रहार तो हर पल होना है। पल पल हथौड़ी का प्रहार तुम पर पड़ेगा, और यदि तुम सोना होगे तो दमकोगे, और कांच होगे, कांच बनोगे, टूटोगे। और ये बात ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हें सोना नहीं बना सकता। तुम्हें खुद ये तय करना है कि मुझे क्या बनना है, कांच या सोना। यदि सोच सकारात्मक होगी, सोना बनकर निखर जाओगे, और सोच नकारात्मक होगी, कांच की भांति बिखर जाओगे। सोच को सही बनाए, रास्ता प्रशस्त होगा। और आज बुढ़ार की धरा पर भावना योग का वह बहुत ही एक विशाल जो है गुरुवर के आशीर्वाद से आज यहाँ पर इतिहास की रचना हुई है। भावना योग के माध्यम से जन जन के लाभान्वित हुआ है। उसी में वीरेंद्र पाई जी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आ जाएं सभी लोग, एक साथ हो जाएं। वीरेंद्र जी पाइया अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उनके उन्हीं के साथ में, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने देखा पूरे गांव में होर्डिंग्स, पूरे नगर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अपने बीच में प्रथम नागरिक बुढ़ार की शालिनी जी सराव जी, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कर दीजिए। और वे प्रश्न अपना गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में आज चिरमिरी से सन्मति महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सर्व समाज के हित के लिए और सभी में सकारात्मकता और ऊर्जा के प्रसार के लिए आज भावना योग शिविर सर्व समाज के लिए और सर्व समाज की ओर से था। गुरुदेव 32 लोगों की टीम थी शालिनी दीदी के नेतृत्व में। उसमें हमारे सर्व समाज से 8-9 लोग अभी सब उपस्थित है। संजय भैया, सोनी जी, दिनेश भैया गुप्ता जी, उमेश नामदेव जी, शरद भैया जी, संजय भैया जी, इस तरह सभी ने मिल करके, महाराज जी मुझे पता नहीं चला, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेटर बनकर रह गया। और सब ने कैसे काम कर दिया, मैं चिंता करता था। तो कहते थे सब हो जाएगा, कल देख लेना। तो इन्होंने सब दिखा दिया, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेटर था और ये सब काम हो पाया। महाराज श्री आज जो बीजारोपण हुआ है वह इस पूरे नगर को कैसे लगातार नियमित मिलता रहे, मार्गदर्शन ने एक सेंटर नियमित प्रारंभ हो और किस तरह उसे संचालित किया जाए, हम सबको आशीर्वचन मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग भावना योग के लिए उत्साहित होकर एकत्रित हुए। आज सर्व समाज भावना योग से लाभान्वित हुई। लेकिन ये बात सच है कि एक दिन के कार्यक्रम से भावना योग का ध्येय पूरा नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि भावना योग का प्रसार करे जन जन तक, ताकि सभी लोग उससे लाभान्वित हो। आप एक पूरा समूह बनाएं और वे सब लोग नियमित भावना योग का अभ्यास करें,
ताकि खुद के अनुभवों को लोगों तक पहुंचा सके। और जो भी लोग इस भावना योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महाराज श्री के पास अपने नाम दे दें। बहुत जल्दी उनका एक कैंप भी होगा और उनको प्रशिक्षण विशेष दे करके उन्हें तैयार किया जाएगा ताकि भावना योग को फैलाया जा सके। आप लोग भावना योग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लगे, पूरे बुढ़ार नहीं, मैं तो चाहूँगा पूरे शहडोल जिले को आप इसको विंध्य अंचल में फैलाइए। और इसके लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अन्य संस्थानों में जाकर उन्हें बताएं, भावना योग का साहित्य दें, उन्हें प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जन कल्याणकारी कार्य होगा, क्योंकि भावना योग का किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं, ये भावना से है और सबकी भावना है। ओंकार से शुरुआत होनी है, सोहम से अंत होना है, कुछ नहीं करना है। तो आप लोग इसके लिए कीजिए। और एक सेंटर खोलने की बात आपने की है, बिल्कुल खोलना चाहिए। अभी दिंडोरी में हम एक सेंटर की शुरुआत करा के आए। आपके यहाँ भी अगर इस तरह का कोई सेंटर खुलता है तो बहुत प्रशंसनीय होगा। सेंटर अगर आप खोलना चाहे, जगह आप बता दीजिए। अगर कौन दे रहे जगह? कौन से जिनालय के पीछे? अच्छा, बात मनीष भाई बोल रहे हैं, आ जाओ आगे, आ जाओ, आप भी सामने आ जाओ। मनीष भाई बोल रहे हैं बासुपुर जिनालय के बाजू में एक हॉल है, पीछे हॉल है, उसको भावना आगे सामने तो आ जाओ, ऑन कैमरा आ जाओ सामने। एक बार मनीष भाई का भी आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दे। ये वर्षों से जुड़े डॉक्टर SK जैन के सुपुत्र है मनीष, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और अमरकंटक के कर्ता धर्ताओं में एक है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने जो भाव व्यक्त किया बिल्कुल एक धनपुरी में है, और भी जहाँ करना चाहे उसका बहुत सुंदर एक डिजाइन भी तैयार है, आपको सब दे दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत आप लोग करें, बहुत सार्थक पहल होगी। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सन्मति महिला मंडल चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन समाज चिरमिरी एवं सन्मति महिला मंडल आपके आगमन की प्रतीक्षा में आतुर है महाराज जी। हम चाहते हैं आपका चिरमिरी में आगमन हो। सवाल है? नमोस्तु महाराज। बोलो। थोड़ा जल्दी कर लें। महाराज जी, हमारा शंका ये है कि कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, और विकल्प करने से पाप का बंध होता है या नहीं होता है, और बीमारी जो होती है वो किस कर्म या पाप कर्म की वजह से आती है? आपको तो प्रश्न करने के लिए खड़ा किया, आपने तो झड़ी लगा दी। देखिए, आपने पूछा कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कर्म जिसको आप भाग्य कह रहे हैं, कर्म के कई अर्थ है। कर्म हमारे जैन धर्म के अनुसार भाग्य भी है, जिसके कर्म का उदय होता है, और कर्म को लोक में एक प्रकार के प्रयत्न पुरुषार्थ के रूप में लेते हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। आज आप लोग यहाँ आई और प्रश्न के लिए आपने नाम दिया, ये आपका पुरुषार्थ था। लिस्ट में आपका नाम लिख गया, ये भी आपका पुरुषार्थ था। लेकिन नंबर आ गया, ये आपका भाग्य था। अगर 2-3 ऊपर वाले सवाल लंबे हो जाते तो जैसे कल महाराज का ही नंबर कट गया था। नंबर कटते दे नहीं है, तो आपने नाम दिया तो नंबर आया, लेकिन नाम देने वाले का नंबर आ ही जाए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे वेटिंग में है। जो लाभान्वित होंगे सो हो जाएंगे, बाकी वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। हम अपने जीवन व्यवहार में क्या करें, मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे करना क्या है इसका मुझे हर पल पता रहना चाहिए। कोई काम करने के लिए उद्यत हो तो ये मत सोचो कि मेरे भाग्य में है कि नहीं, ये सोचो कि इस काम को मैं कैसे पूरा करूं, मुझे पूरा करना है। लेकिन कभी यदि पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो सोचो शायद मेरे भाग्य में यही होगा, उसे स्वीकार लो। चित्त को समाधान देने का एक सबल रास्ता है। तो ऐसे अनेकांतात्मक दृष्टि को अपना करके करोगे तो ठीक रहेगा। आशीष जैन पुणे शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। महाराज श्री पंचकल्याणक में
मूल नायक जैसे यहाँ पे शांतिनाथ भगवान है और बाकी पंचकल्याण के मैंने देखे मूल नायक भगवान कोई भी ऊपर माता पिता हमेशा मरुदेवी और नाभिराय ही क्यों होते हैं? मंदिर के मूल नायक शांतिनाथ है जी। पर पंचकल्याणक के विधि नायक आदिनाथ। तो सभी जब प्राय आदिनाथ का रखते हैं, ऐसे शांतिनाथ का भी कर सकते थे। अगर मुझसे पहले बोलते तो हम शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक करा देते। किया भी हमने, शांतिनाथ का भी किया, चंद्र प्रभु का भी किया, बासुपूज्य का भी किया, नेमिनाथ का भी किया, पारसनाथ का भी किया। जिसको चाहे उनको कर सकते हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान का चरित्र सांगोपांग मिलता है और सबके अभ्यास में है, तो पंचकल्याणक में कुछ अतिरिक्त नहीं करना पड़ता है और उससे भगवान ऋषभदेव के जैन धर्म के प्रवर्तक होने का प्रमाण भी मिल जाता है। इसलिए बहुलता आदिनाथ भगवान की है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कोई भी भगवान को हम विधि नायक के रूप में स्थापित कर सकते। डॉक्टर शालिनी जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं। और नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैं वीतराग प्रभु को ही मानती हूँ, लेकिन कई बार सामाजिक कारणों से हमें अन्य समाज के कार्यक्रम में भी जाना पड़ता है। उनकी प्रतिमा में भी मुझे अपने ही तीर्थंकर दिखते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे तीर्थंकर ही हैं वहाँ पर, और मेरा सिर अपने आप ही झुक जाता है। तो क्या ऐसा करना उचित है? तीर्थंकर के चरणों में सिर झुकाना उचित है कि नहीं? उचित है सर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ उचित है। तीर्थंकर फिर सवाल क्यों कर रही है? आगे तो ओम चलो। श्रीमती स्वाति जैन ओरिएंट पेपर मिल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। मुनिश्री, जैसे कि अपने जीवन में कोई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे हम लाख कोशिश करें उनसे आगे उबर नहीं पाते हैं, और उसके लिए मतलब मेरे साथ भी ऐसी घटना ऐसी घटी कि मैंने भावना योग भी किया और भी योग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन टाइम के लिए तो मन शांत रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वही निगेटिविटी आ जाती है। तो उसके लिए क्या इसका एक ही उपाय है, आप अपने मोबाइल से किसी को डिलीट कर देती हो, लेकिन रिसाइकिल बिन से नहीं हटाती। उसको रिसाइकिल बिन से भी हटा के फॉर्मेट कर दो पूरी तरह, तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उथले मन से भूलोगे तो चीज़ें हावी रहेगी, अंतर मन से भूलोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो केवल डिलीट ना करे, रिसाइकिल बिन से भी हटा दे, उसको पूरी तरह फॉर्मेट कर दे। समझ गए? तो ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। उसी के माध्यम से हम लोगों का पथ प्रशस्त होगा। पंचकल्याणक का कल जन्म कल्याणक का अवसर है। हम सब भगवान के जन्म कल्याणक को भी उसी उत्साह से मनाएंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।